नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम आज बात करने जा रहे हैं साइंस की, और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आरएनए के विषय में। हम जेनेटिक्स को कर रहे थे और पिछले भाग में हमने डीएनए कर लिया था और किसी कारणवश वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था और डीएनए के बाद में हम आरएनए हमने शुरू किया ही था। तो उसी को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और जो है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आरएनए की। और यदि हम जैसे आरएनए की संरचना की अगर हम बात करें तो आरएनए भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक होता है। जिस तरह से डीएनए होता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यह भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन क्षार। इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें भी शुगर होता है और इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है। और अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो इसमें एड्रेनिन होता है, एडिनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, साइनोसिन, और ग्वानिन। उसके बाद में जो डीएनए में हमारा थायमीन आता था, यहाँ पे थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, यूरेसिल यहाँ पे आ जाता है। बाकी के तीन वही के वही रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए जैसे डबल लेयर की संरचना थी, इनमें ऐसा नहीं होता है, ये सिंगल लेयर ही होता है। यह सिंगल लेयर ही होता है, इन चारों के जुड़ने से बनता है। ठीक है। और शर्करा की बात करें, अगर हम शर्करा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारा कौन सा शर्करा हुआ करता था, वहाँ पे हमारा डीऑक्सीराइबोस था शर्करा में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइबोस शुगर मिलती है, यहाँ पे राइबोस शुगर मिलती है। तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। और कार्य के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा mRNA, ठीक है। दूसरा हमारा होता है tRNA, ठीक है। और एक होता है rRNA। अगर हम M की बात करें तो M से आप समझ लीजिए मैसेंजर। तो ये एक संदेशवाहक आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए है। ठीक है। ये क्या करता है, जो डीएनए है, डीएनए से संदेश ले आता है, डीएनए से संदेश ले आता है। ठीक है। और टी से हमारा ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए। ठीक है। ये क्या करता है, अमीनो एसिड का स्थानांतरण करता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है हमारा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। और सामान्यतः अगर हम बात करें तो डीएनए की तरह ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, परंतु कुछ वायरसों में ये आनुवांशिक की तरह कार्य करता है। नॉर्मली ये क्या करते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, नॉर्मली आनुवांशिक नहीं है, बट कुछ वायरसों में, कुछ वायरस में ये इस तरह से बिहेव करता है, कुछ वायरसों में इस तरह से बिहेव करता है। और इस तरह के जो वायरस होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो पोलियो। ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से कुछ डीएनए और आरएनए की बात हो गई। अगर हम दोनों में कंपैरिजन एक साथ देखना चाहें, डीएनए और आरएनए का अगर हम साथ में कंपैरिजन देखना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, तुलना करना चाहें, तो यहाँ पे हमारा अगर हम शुगर की बात करते हैं तो हमारा डीऑक्सीराइबोस था और यहाँ पे राइबोस था शुगर में।
और अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा थायमीन पाया जाता था, यहाँ पे हमारा थायमीन पाया जाता था, यहाँ पे हमारा यूरेसिल पाया जाता था, यहाँ पे हमारा यूरेसिल पाया जाता था। ठीक है, ये डीएनए हमारा डबल स्ट्रक्चर की संरचना होती है, डबल स्ट्रक्चर की संरचना होती है। ये हमारी आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर की होती है, सिंगल स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, ये हमारा आनुवांशिक है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। सामान्यतः एक एक्सेप्शन हमने बात की थी वायरस की, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ये अर्धसंरक्षी प्रकार का गुणक होता है। ये सामान्य होता है, यह सामान्य होता है, सामान्य गुणक। और इसका कोई टाइप हमने नहीं देखा, जैसे हमने अभी एम टाइप, टी टाइप, आर टाइप देखा। इसका कोई टाइप नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं। इसका क्लासिफिकेशन होता है, हमने देखा टाइप, देखा 3 टाइप का, 3 क्लासिफिकेशन है इसका। और वहीं पे अगर हम इसकी और साथ में बात करें तो ये न्यूक्लियस में मिलता है, यह न्यूक्लियस में मिलता है, और ये न्यूक्लियस के बाहर मिलता है। ये आरएनए न्यूक्लियस के बाहर मिलता है। तो ये हमारा दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की। ठीक है, डीएनए के बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की। तो अगर हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो डीएनए को मालूम होता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को तोड़ते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए को तोड़ते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, जब ये कोशिका में क्या होता है कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तथा एक तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है कि इस तरीके से डीएनए को पता होता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये दो पदों में एक तरह से पूरी होती है। एक होती है अनुलेखन की, और दूसरी होती है अनुलिपीकरण की। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि पहले क्या होता है, जो डीएनए है इससे एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, और यह कोशिका के केंद्रक में मिलता है, यह कोशिका के केंद्रक में मिलता है। और यही प्रक्रिया जो होती है ये अनुलेखन होती है। ठीक है, और इसको अनुलेखन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अनुलिपीकरण में क्या होता है, इसमें जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम पर। इसमें राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण होता है। और ये प्रोटीन निर्माण में सहायता कौन करता है, ये जो एमआरएनए जो बनता है यही सहायता करता है राइबोसोम पर प्रोटीन निर्माण में। और ये जो होता है ये कोशिका, कह सकते हैं कि इस कोशिका द्रव में मिलता है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस पद में क्या होता है, जो जेनेटिक कोड होता है वो इस तरीके से, मतलब कई सारे कोड मिलकर बने रहते हैं, ए सी सी सी, जो हमारे नाइट्रोजन बेस के कोड थे, जो हमारे नाइट्रोजन बेस में पाए जाते हैं, इस तरीके से वो अरेंज रहते हैं। एक मतलब समझ लीजिए कि एक कोड बना रहता है वो। ठीक है, और हर कोड से क्या होता है, अमीनो एसिड जाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। हर कोड से अमीनो एसिड जाता है और निर्माण करता है। ठीक है, तो इन्हीं से क्या होता है, इस पद में उपस्थित जो एमआरएनए होता है वो इसको क्या करता है, ये जो हमारे कह सकते हैं कोडिंग है, जो 3 अक्षरों की भाषा होती है,
इससे क्या करते हैं, अमीनो एसिड आता है और अमीनो एसिड से हमारा जानते हैं कि हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस जेनेटिक कोड को जो कह सकते हैं कि हमने डिकोड किसने किया था, अगर हम बात करें कि जेनेटिक कोड को डिकोड किसने किया था, तो वो थे हरविंदर खुराना। हरविंदर खुराना ने इस जेनेटिक कोड को डिकोड किया था और इसके लिए उनको नोबेल भी प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो आनुवांशिक कोड या कोड जो भी कह लें, वास्तव में क्या होता है, ये 3 नाइट्रोजन क्षार का एक कोड होता है। 3 नाइट्रोजन क्षार का, वैसे तो 4 थे टोटल, लेकिन 3 का ये कोड होता है। और इसको इसी से क्या निकलता है, अमीनो एसिड निकलता है। और वो अमीनो एसिड क्या करता है, फिर अमीनो एसिड का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण जो भी कह दें वो होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ टर्म जैसे होते हैं, जैसे जीनोम कहा जाता है, एक टर्म होता है जीनोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी जीव में मिलने वाले गुणसूत्र के एक सेट को कहते हैं। किसी जीव कोई है, उसमें जो गुणसूत्र का एक सेट होता है, गुणसूत्र का सेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्रों के समूह को जीनोम कहा जाता है। और फिनोटाइप एक वर्ड और होता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है किसी जीन के कारण आने वाला जो लक्षण होता है, जीन के कारण जो आने वाला लक्षण होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप भी क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, तो किसी जीव में मिलने वाले जीन के टाइप को, जीन के ही टाइप को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा कैरियोटाइप। उसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको कैरियोटाइप वर्ड कहा जाता है। तो ये सारे हमारे आनुवांशिकी के डीएनए और आरएनए के पार्ट हो गए। टोटल इसमें 3 पार्ट बने, एक बीच में थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया था वीडियो लास्ट वाला, तो इस वजह से हमको 10-12 मिनट का ये एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तीनों वीडियो को साथ में देख लीजिएगा एक बार, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।